Hello everyone, my name is Aditya. I have secured rank 92 in Civil Service Examination 2020 और DKT की इस वीडियो में मैं आपसे अपना मेंस का अनुभव और स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मेंस ने मुझे पिछले 3 अटैम्प्ट्स में हेल्प की और इस बार भी जो मैंने 92 रैंक सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में अचीव की है उसमें भी GS ने कैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहले मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। I was born in a village तितावी in मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और मेरी स्कूलिंग सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मुजफ्फरनगर से ही हुई। उसके बाद मैंने बीटेक किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नोएडा से और 2015 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ और मैंने IBM बेंगलुरु में 1.5 साल तक काम किया। जब मैंने बेंगलुरु में IBM के साथ काम करना शुरू किया उसके साथ साथ ही मुझे लगा कि शायद अब टाइम आ गया है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीटेक के दौरान ही एक मन मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ बन चुका था। मैंने 2015 में अपनी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन शुरू की। जॉब के साथ साथ वीकेंड पे या ऑफिस आवर्स के बाद मैं बेसिकली पढ़ता था। कहीं ना कहीं एफ़र्ट तो लगे लेकिन अप्रोच गलत थी, जिसकी वजह से मैंने जो पहला अटैम्प्ट 2016 में मैं अपीयर हुआ उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी नैरो मार्जिन से मैंने प्रीलिम्स मिस किया। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़े और डेडिकेटेड एफ़र्ट्स मुझे सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए डालने चाहिए। मैंने उसके बाद रिज़ाइन किया और 2017 में मैंने फरवरी से एक फुल फ्लैज प्रिपरेशन शुरू की। फिर से मैं प्रीलिम्स के लिए अपीयर हुआ और फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 2018, 2019, 2020 मैंने लगातार तीनों प्रीलिम्स क्लियर किए और तीनों मेंस भी क्लियर किए और तीनों बार इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ। 18 में मुझे कोई सर्विस एलोकेट नहीं हुई। 2019 में मुझे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस एलोकेट हुई और दिस टाइम मुझे 92 रैंक मिली है। तो जो ये जर्नी थी पिछले 5 साल की, इस जर्नी के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार हम कुछ गलतियाँ, बेसिक गलतियाँ कर देते हैं, कुछ सेल्फ डाउट्स रहते हैं या फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जिसकी वजह से जर्नी जो कि 1 या 2 साल में कंप्लीट हो सकती थी, ये काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मैंने स्मैश एक टेस्ट सीरीज होता है सिविल्स डेली का, वो ज्वाइन किया था। तो उससे मुझे एक रेगुलरिटी मिला था, अपनी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन हुआ था और उसका इवैल्यूएशन मुझे काफ़ी जल्दी मिल जाता था कि पेपर लिखा तो 2 से 3 दिन, 4 दिन के अंदर रिवर्ट बैक होके मुझे मिल जाता था उसका सॉल्यूशन। I used to have the conversations with Sajal sir after every mock test. I was able to see that what all improvements I have made from the previous test and what all more areas in which I have to work more to secure the brownie points. I enrolled for Smash Mains programs in Civils Daily. It helped me to see my answer writing from a different perspective. Then I understood what my problem was, which they were like Sajal sir was pointing out everywhere that you're writing what you know. You're not writing what is asked for. Instead of writing 50 words, you can use a diagram which will help you gain 2-3 minutes. तो अब क्योंकि मेंस में मेरा स्कोर सक्सेसिवली अच्छा रहा है, जैसे 2018 में मुझे 432 मार्क्स मिले, 2019 में 434 और दिस टाइम 444, तो सक्सेसिवली मेंस के मार्क्स अच्छे रहे हैं। तो मैं शायद कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मेरे लिए काम किया और मैं वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेंस को लेके कुछ काफ़ी सारे डाउट्स हमारे मन में आते हैं, खासकर जब हम प्रीलिम्स का पेपर दे चुके होते हैं तो उसके बाद हमें समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करेंगे, क्या ये 3 महीने मोर देन एनफ है हमें मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए। और कई बार हम कुछ लोगों से एडवाइस लेके या उनकी स्ट्रेटेजी को सुन के या तो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं या फिर हम उसे पर्सनलाइज नहीं कर पाते, जो चीज़ें बैकफायर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हम किसी टॉपर की वीडियो देखेंगे, टॉपर बताएगा कि मैंने मतलब इतने कम टाइम में ये चीज़ें की और मैंने इतना अच्छा स्कोर किया, लेकिन जब वो चीज़ हम खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती। तो एक डाउट आ जाता है कि चीज़ें की कैसे जाएँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंस इस मतलब UPSC प्रिपरेशन का एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव फेज़ है, जिसमें हमारे पास एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, GS 1, 2, 3, 4। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि मेंस के सिलेबस की फ़ोटोकॉपी आप निकलवा के अपने रूम में अपने स्टडी टेबल के ऊपर पेस्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें पढ़नी है, ये आपको सिलेबस है, आपको कंप्लीट करना है। आपका माइंड उधर एक बार सोचना शुरू करेगा।
दूसरी चीज़ आप क्या करिए कि उसी सिलेबस पे जो भी टॉपिक्स लिस्ट किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GS1 में सोसाइटी का टॉपिक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक है, आप उन्हीं में उस पर्टिकुलर टॉपिक का सोर्स भी मेंशन करिए कि मैं कहाँ से पढ़ने वाला हूँ। जैसे कि GS में क्या होता है कि GS1 में 50% हम प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स हों, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हों या फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हों। कुछ चीज़ें हमें नहीं पढ़नी होती हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसी तरीके से आप चारों पेपर के लिए GS 1, 2, 3, 4 उन सभी का सिलेबस में टॉपिक के सामने सोर्स मेंशन करिए कि मैं ये चीज़ें यहाँ से पढ़ने वाला हूँ। जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हैं अगर पहले मेंस की प्रिपरेशन नहीं की है, जैसे कि GS पेपर 4 एथिक्स, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे ज़्यादा एफर्ट इधर लगाने हैं। इसके बाद आप क्या करिए कि एक ब्रॉडर टाइम टेबल अपना बना लीजिए कि जैसे इस बार एग्ज़ाम 6 जनवरी के आसपास से है और प्रीलिम्स हमने 10 अक्टूबर को दिया है, कि मैं अगले 40 दिन में या 45 दिन में एक बार एटलीस्ट GS के 1, 2, 3, 4 को जितना हो सकेगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं 10 दिन GS 1 को दूंगा, 10 दिन GS 2 को दूंगा, 10 दिन GS 3 को दूंगा और 12 या 15 दिन में GS 4 को दूंगा। जब आपका ये टाइम टेबल बन जाएगा तो एक ब्रॉडर आपके दिमाग में एक मेंटल मैप बन जाएगा कि एटलीस्ट नवंबर एंड तक मैं एक बार GS सिलेबस को गो थ्रू कर चुका हूँगा और बाकी के जो टाइम दिसंबर का होगा मैं उसमें उसे रिवाइज़ करूँगा, उसे कंसोलिडेट करने की कोशिश करूँगा। तीसरी चीज़ ये आती है कि मेंस में बहुत ज़रूरी है कि आप वन सोर्स और वन टॉपिक, इसका मतलब एक ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि मतलब कोई चीज़ हम कितने अच्छे से करें, तो हम सोर्सेज के पीछे भागने लगते हैं कि सोसाइटी पढ़ना है तो 3 सोर्स हम नेट से ले लेंगे, मार्केट से ले आएंगे। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक ही टॉपिक करते रह जाते हैं, या तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, अगर कंप्लीट हो पाता है तो फिर मेन से पहले हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि चीज़ें कंसोलिडेट नहीं हो पाती, हमें याद नहीं रह पाता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से ही क्लियर हो जाएं कि अगर सोसाइटी में पढ़ रहा हूँ तो मैं NCERT की बुक ही पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं पढ़ूंगा। अगर मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है तो मैं NCERT ही उसे सोर्स रखूँगा, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ूंगा। अगली चीज़ आती है कि जब आपने एक बार टाइम टेबल बना लिया, सोर्स आपके क्लियर हो गए, आप पढ़ाई शुरू करते हैं। आपने GS 1 शुरू, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने GS 1 से अपनी प्रिपरेशन शुरू की। जब आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पढ़ते हुए ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि आपकी जो पढ़ाई का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज़ करें तो आपका टाइम उसमें कम लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बार आपको GS 1 पढ़ने में 12 दिन लगे, तो जब आप दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो उसमें 4 या 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जब आप थर्ड टाइम रिवाइज़ करें तो उसमें 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फोर्थ टाइम में वो 1 दिन का होना चाहिए। और फिफ्थ में जब आप मेंस आ जाता है, आप GS 1 पेपर दे के आते हैं और GS 2 के लिए आप रिवाइज़ करना होता है, तो आप 3 घंटे में एटलीस्ट उस पेपर को रिवाइज़ कर पाएँ। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को कंप्रेस करना। जैसे कि आप सोसाइटी पढ़ते हैं तो सोसाइटी पढ़ने के लिए जब आप NCERT से पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, सोर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा है कि आप उसके नोट्स बना लीजिए। बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी कुछ घंटे लग जाएं, लेकिन उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको वापस बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। टाइम बचेगा, नेक्स्ट टाइम जल्दी से आप रिवाइज़ कर पाएंगे और विद सक्सेसिव रिवीजन वो चीज़ें आपको रिटेन होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं मेंस में, क्योंकि मेंस में आपने कितने सोर्स से कितना वाइडली पढ़ा है ये काम नहीं करता। काम ये करता है कि क्या आपने सिलेबस कंप्लीट किया है और कितने अच्छे तरीके से किया है कि आप एग्ज़ाम टाइम में सोच पा रहे हैं, क्योंकि रेस्पॉन्स टाइम बहुत मैटर करता है। इसी तरीके से आप बाकी GS 2, GS 3, GS 4 का भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जिन चीज़ों के आपके पास नोट्स हैं या फिर सोर्सेज हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर हम लगभग सभी लोग नितिन सिंघानिया से पढ़ते हैं, या फिर 11th क्लास की फाइन आर्ट्स NCERT, आप वही चीज़ें रहने दीजिए, उनके नोट्स मत बनाइए। ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो एक बेसिकली कुछ डायग्राम्स एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे नागारा, द्रविड़ा, टेम्पल आर्किटेक्चर कई बार आ जाता है, कुछ बेसिक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं टेम्पल्स का। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको अच्छा लग रहा है कि म्यूज़िक का कोई एग्जाम्पल अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत ही मिनिमम उसमें रखिए, एक A4 साइज शीट, 2 A4 साइज शीट, बेसिकली वैल्यू एडिशन के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। अब अगली चीज़ आती है, इतना सब कुछ हो गया, आपने प्लान बना लिया, आपके पास सोर्सेज आ गए, आपने पढ़ाई शुरू कर दी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बाद आती है, वो आती है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेके हम काफ़ी सारे हमें डाउट्स होते हैं। पहला कि अभी मेरा
सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मुझे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, या फिर आंसर राइटिंग मैं क्यों करूँ, मेरी तो मतलब काफ़ी अच्छा लिखता हूँ मैं, या फिर मैं तो कर लूँगा, आखिर के 10 दिनों में मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा तो मैं कर लूँगा। ये बिल्कुल गलत है। जैसे प्रीलिम्स में हमारे मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस काम आते हैं, इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू काम आते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसका रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं आपको समझ आता है कि जो चीज़ें आपको पता है आप उन चीज़ों को अच्छे से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, पहला। दूसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये पेपर कंप्लीट टाइम पे कर लूँगा। तीसरा, ये रिलेटिव कंपटीशन है। अगर 10 से 12 हज़ार बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में अपीयर हो रहे हैं और बाकी लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे रख सकती हैं। और फाइनली जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है तो एक हम अपना नेचुरल और अपना बेस्ट एग्ज़ाम में दे पाते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आप ऐड कर सकते हैं, जैसे किसी की स्ट्रेंथ होती है कुछ पर्सनलाइज एग्जाम्पल ऐड करना, कुछ लोगों की जो एडवांटेज होती है वो होती है कि उसमें कुछ डायग्राम्स बनाना। आप ये चीज़ें कोशिश करिए क्योंकि वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। फिर आपको एंड तक जाते जाते समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ें काम कर रही हैं। जैसे मेरे लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा काम किया जिस चीज़ ने, वो था डे टू डे लाइफ से चीज़ों को रिलेट कर पाना। हमें स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सोसाइटी के हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस के हो, कुछ GS 2 GS 3 में कुछ नेशनल इश्यूज़ आते हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के हों या फिर कुछ पॉवर्टी इनइक्वालिटी से हों। अब ऐसे क्वेश्चन में स्कोप रहता है कि हम जो डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल डाल पाएँ या फिर कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। उससे क्या होता है, जब आप इस तरह के एग्जाम्पल डालते हैं तो जो इवेल्युएटर है उस पर एक इम्प्रेशन बनता है कि दिस पर्सन हैज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ये पर्सन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करता है और उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट भी रखता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे मार्क्स फैच कराने में हेल्प करते हैं। और शायद यही चीज़ मेरे लिए भी काम की। इसके अलावा जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर इंश्योर करें। ऐसा ना करें कि आपने आधा पेपर अभी सोल्व किया, आधा बाद में, या फिर आप 3 घंटे की बजाय 3.5 घंटे में पेपर कर रहे हैं। उसका डिसएडवांटेज ये है कि कई बार हम एग्ज़ाम तक जाते जाते जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है और हम तब भी पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते तो उससे हमारा मोरल काफ़ी डाउन हो जाता है। और कई बार ये एग्ज़ाम में भी बैकफायर करता है कि हम आउट ऑफ 20 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए, 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट पाए। उससे प्रॉब्लम ये है कि बाकी लोग सारे क्वेश्चन करके आ रहे हैं और आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 4-5 नंबर का जो गैप होता है वो भी एक काफ़ी बड़े लेवल पे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ये तो था मैक्रो लेवल का प्लान। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करना चाहूँगा 3 फेज़ में। फ़ेज़ 1 मेन से पहले की तैयारी, फ़ेज़ 2 जब मेंस पास आता है तब मैंने क्या किया, और फ़ेज़ 3 के एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में मतलब क्या चीज़ें थी जो मेरे लिए काम की और कुछ डूज़ एंड डोंट्स। तो पहले बात करते हैं कि फ़ेज़ 1 की। जब मेंस पास आता है तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, ऑप्शनल भी करना है, एसए भी करना है, GS भी करना है, और इन चीज़ों को कंप्लीट करने के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि मेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, पहला। दूसरा, अगर हम पिछले 2-3 सालों की मतलब स्कोर कार्ड देखें तो ऑप्शनल्स में मार्क्स ऑन एन एवरेज सभी ऑप्शनल्स में कम हुए हैं, तो GS एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे इस बार भी मेरे ऑप्शनल ज्योग्राफी में काफ़ी बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं 270s 80s में, बट उनका GS में स्कोर काफ़ी लो रहा है, जिसने कहीं ना कहीं उनकी रैंकिंग काफ़ी नीचे कर दी या फिर मतलब उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो इसलिए GS को नेगलेक्ट ना करें। अब इसकी शुरुआत कैसे करें? पहली चीज़ तो यही कि आप एक बार सिलेबस को ज़रूर अच्छे से देख लें। इससे आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि मुझे ये चीज़ें करनी है और मुझे इतने टाइम में करनी है। दूसरा, सभी टॉपिक्स के सामने उनके सोर्सेज ज़रूर लिख लें। तीसरा, एक टॉपिक का एक से ज़्यादा सोर्स ना रखें क्योंकि एंड ऑफ द डे एक क्वेश्चन एक टॉपिक से आएगा, आपको उसके बारे में ही लिखना है। वहाँ पे मैटर ये नहीं करेगा कि आपने कितनी चीज़ों पे लिखा है, मैटर ये करेगा कि क्या आप उन 5 या 10 मिनट में उस कंटेंट को अपनी जो कॉपी है उसमें अच्छे से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। चौथी चीज़, चीज़ों को कंप्रेस करें जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। ये सोच के पढ़ें कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसे पढ़ूंगा तो मैं इसमें कम टाइम दूंगा या मेरे पास टाइम नहीं होगा, मुझे बाकी चीज़ें भी करनी है। पांचवी चीज़,
आप जीएस और ऑप्शनल को पैरेलली अगर हो सके तो दोनों पर इक्वल फोकस करिए। ऐसा मत करिए कि मैं शुरू के 1.5 महीना सिर्फ ऑप्शनल पढ़ूंगा या फिर 1.5 महीना जीएस करूंगा उसके बाद ऑप्शनल। उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों के लिए स्ट्रैटेजी काम कर जाती है, बट क्योंकि मार्क्स दोनों में लाने हैं, एक में भी कम रहेंगे तो उससे आपके सिलेक्शन पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। दोनों चीज़ों को टाइम डिवाइड करके चलिए कि जैसे मैं क्या करता था, अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता था कि आधा टाइम ऑप्शनल के लिए, आधा टाइम जीएस के लिए। अब इससे क्या होता था कि किसी तरह का कोई बर्डन नहीं आता था। जब नवंबर आता था, दिसंबर आता था तो लगता था कि दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस पे भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम, अब हमारा टाइम टेबल बन गया, उसके बाद हम टाइम टेबल बनाइए, दिन को डिवाइड करिए, मैक्रो प्लान भी ब्रॉडर बना लीजिए कि मैं अगले 1.5 महीने में 40 दिन में एटलीस्ट ये चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लूँगा। अब ये रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बीच में हम बीमार पड़ गए, दिवाली आ रही है, घर भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है ऑप्शनल में मार्क्स कम आए तो ऑप्शनल पे फोकस ज़्यादा करना पड़ जाए, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि डे टू डे बेसिस पे अपने प्लान को एनालाइज भी करते रहें कि अच्छा आज मैंने टारगेट किया था कि मैं सोसाइटी के आधी सोसाइटी एक बार गो थ्रू कर लूँगा और कुछ इसके नोट्स भी बना लूँगा, तो आप उसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, 4-5 दिन एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा मत कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं तो हो सकता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं और आपको मार्क्स चारों ही जीएस पेपर्स में लाने हैं। अब इसके बाद क्या आता है, आपने एक टाइम टेबल बना लिया, आपने पढ़ना शुरू किया। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो करते हुए सोर्सेज के पीछे भागने की कोशिश मत करिए। कोई चीज़ ऐसी है, फॉर एग्जांपल जैसे GS1 पेपर में हमें वुमेन मूवमेंट से, वुमेन रिलेटेड इशू से रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती। अगर आपको उस टाइम पे कुछ गूगल से या कहीं से कोई सोर्स मिलता है, वेल एंड गुड, आप आगे बढ़िए। बट अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही है तो इंस्टेड ऑफ डिवोटिंग 2 days जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अच्छा ही रहेगा कि आप उस टॉपिक को नोट कर लीजिए कहीं कि मेरा टॉपिक रहता है, अभी अपने सिलेबस में हाईलाइट कर लीजिए कि मुझे इस पर फोकस करना है। उसके बाद आप जब टेस्ट पेपर लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई मॉडल आंसर है किसी टेस्ट सीरीज का, आप वो कंटेंट वहाँ से उठा के एक छोटा सा नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। नहीं तो आप क्या करिए कि एक बार जब आपको उस थीम से रिलेटेड 4-5 चीज़ें इकट्ठी होगी कि भाई हिस्ट्री ऑफ वुमेन मूवमेंट या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं कि इंडिया में जो मिडिल क्लास वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन कम क्यों रहा, या कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही क्यों रहा, या फिर एक ट्रांजिशन कैसे आया, फेज़ 1 में कैसे जो सोशल एविल्स थे, सती था, विडो रीमैरिज था, उन चीज़ों को लेके हुआ मूवमेंट। उसके बाद फिर जो बेसिक राइट्स थे, राइट टू इक्वलिटी, सेफ्टी एट वर्क प्लेस, और अभी जो और ब्रॉडर लेवल पे हो गया है जहाँ पे हम एक जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इस तरीके से जब ब्रॉडर थीम होती है आप उसे बैठ के एक बार लिख लीजिए, ताकि बार बार आपको रिसोर्स के पीछे ना भागना पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस पे, तो आप कोशिश करिए कि ये चीज़ें एट मैक्स आपका जो मेंस है उससे 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाएं। मीन्स अगर 6 जनवरी से इस बार मेंस है तो 6 दिसंबर के बाद कुछ नई चीज़ मत पढ़िए, कुछ नए नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आपको कंसोलिडेट करने के लिए, चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए, अच्छे से याद करने के लिए, माइंड मैप बनाने के लिए एटलीस्ट 20 से 30 दिन ज़रूर चाहिए होते हैं। अगर आप एंड तक भागते रहेंगे तो एंड में आपको लगेगा मेरे तो कुछ याद ही नहीं है, मैंने पढ़ा इतना था, अब मैं इसे लिखूँगा कैसे, तो वो काफ़ी आपके कॉन्फिडेंस पे टोल ले लेता है। इससे नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि जब आपने इतना सब कुछ किया, इसके बाद आप साथ साथ टेस्ट लगाइए। टेस्ट आप शुरू से ही शुरू कीजिए। अगर आपका प्रीलिम 10 अक्टूबर को था तो आप 20 अक्टूबर तक एटलीस्ट आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। जितना आप डिले करेंगे उतना ही आप बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे, उतना ही आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया नहीं लग पाएगा कि जो मैं पढ़ पा रहा हूँ क्या मैं इसे अच्छे से लिख पाऊँगा, क्या ये चीज़ें मुझे अच्छे से याद हो पा रही है, या फिर क्या कोई इम्प्रूवमेंट है। शुरू में डर ज़रूर लगता है कि मैं तो अच्छा नहीं लिख सकता, हो सकता है कोई जज कर ले, मेरे साथ वाले मुझसे मेरे मार्क्स पूछ लें कि आपके तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मैं टॉप कर रहा हूँ, या फिर कई बार हम टॉपर्स की कॉपी देख लेते हैं, लगता है कि यार कितना अच्छा लिख रहा है, मैं तो ऐसा लिख ही नहीं पाऊँगा कभी, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, सबने शुरुआत उसी लेवल से की थी जहाँ आज आप खड़े हैं। जो आपने उनकी आंसर कॉपी देखी वो उनकी बेस्ट थी, उन्होंने वो टेस्ट दिया था जो मेन से जस्ट पहले लिखा था। हो सकता है उन्होंने उससे पहले 3 मेंस लिखे हैं और जो आप उनकी कॉपी देख रहे हो वो लास्ट वाली देख रहे हो, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। शुरू में हो सकता है टाइम पे पेपर कंप्लीट ना कर पाएँ, हो सकता है कुछ आंसर्स आपको ना आए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा टारगेट
यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा लिखना है, उसे पूरा करना है और मार्क्स लाने, ना कि जो मॉक्स हैं इनमें टॉप करना। टॉप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इस डर से आप आंसर राइटिंग को मत छोड़िए। आंसर राइटिंग शुरू कीजिए, टाइम पे पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि उन पेपर्स का फीडबैक ज़रूर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें करंट की, स्टैटिक की, कोई डायमेंशन हम मिस कर देते हैं, या हमने मतलब सिलेबस में कोई चीज़ देखी, हमें उसका कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला, हमने छोड़ दी कि बाद में पढ़ेंगे। अचानक से हम कोई टेस्ट पेपर देते हैं, GS3 का पेपर दिया, कोई इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब उसमें क्या होता है, कई बार मॉडल जो आंसर्स होते हैं उसमें हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप क्या करिए, जब फीडबैक लेते हैं तो फीडबैक में से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट भी ज़रूर कर लीजिए। जैसे कुछ आंसर्स में हमें डायग्राम मिल सकते हैं, कुछ में हमें फैक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मिल सकता है, तो कुछ में बहुत अच्छा कंक्लूजन मिल सकता है। ये चीज़ें आपको मेंस में बहुत हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि एंड में जब आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो आपका एक नया नॉलेज बेस होगा, आपको एक नई अप्रोच पता चलेगी। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, आप एक नई अप्रोच देखना चाहते हैं, तो इंटरनेट पे काफ़ी सारे टॉपर्स की कुछ कॉपीज़ अवेलेबल हैं। तो एक ओपन माइंडसेट के साथ, बिना कोई कंपैरिजन किए, बिना कोई टेंशन लिए, आप उन कॉपी को भी ज़रूर रेफ़र करिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार मतलब हर इंसान के पास एक अपनी स्ट्रेंथ है। जैसे अगर आपने प्रथम कौशिक सर की कॉपी देखी हो 2017 में GS में हाईएस्ट स्कोरर, आई थिंक ही स्कोर्ड 511, तो उनकी मतलब कॉपी देख के पता चलता है कि यार एक तो वो टू द पॉइंट लिखते हैं और डाइवर्सिटी बड़ी रहती है, डायमेंशन इतनी एक्सप्लोर कर देते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है, कंक्लूजन काफ़ी पॉजिटिव नोट पे रहता है। अगर आप अनुदीप सर की कॉपी देखेंगे 2018 टॉपर, तो आप देखेंगे कि वो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स का बहुत यूज़ करते थे। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको सूट करती है, ज़रूरी नहीं कि आप मतलब डायग्राम ही बनाएं, क्योंकि अगर आपके लिए वो चीज़ काम नहीं करती, डायग्राम बनाने के चक्कर में आपका पेपर भी छूट सकता है। तो आप जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसे पर्सनलाइज़ कीजिए और अपनी मतलब आंसर्स में उसे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करिए। हो सकता है सबकी चीज़ मिला के कुछ अच्छी चीज़ बन जाए और आपके लिए काम कर जाए। अब इसके अलावा अगली चीज़ आती है, आपने सिलेबस सोर्स डिफ़ाइन कर लिया, आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, आपके नोट्स उसके पास कुछ चीज़ों के आ गए, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार हम काफ़ी लो फील करते हैं मेंस की प्रिपरेशन में। रीज़न ये है कि टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, या किसी कॉपी देखा तो लगा ये तो इतना अच्छा लिख रहा है यार, मैं कैसे लिखूँगा। या फिर कई बार कुछ फीडबैक हमें ऐसे मिल जाते हैं कि जिस पे आप मार्क लिखा हुआ है कि आपको तो स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, आप तो कर ही नहीं पाएंगे। उन चीज़ों को एक ओपन माइंड सेट के साथ कंसिडर कीजिए। अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, हो सकता है वो सही हो, आपके अच्छाई के लिए हो, आप उसे अगर अच्छे से देखें, इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको हेल्प करें, बट हो सकता है कि वो सही भी ना हो। जो आपकी कॉपी देख रहा है उसने आपसे पहली कॉपी को पढ़ के कंपैरिजन करके आपको कुछ कमेंट्स दे दिए, तो बेवजह अपना कॉन्फिडेंस लो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इम्प्रूवमेंट करना है, अच्छी चीज़ लीजिए, आगे बढ़िए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप ये फीडबैक ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा लीजिए। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर की, एटलीस्ट स्ट्रक्चर बना लीजिए। उससे होता क्या है, एक तो हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम सभी प्रीलिम्स के लिए फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं, लगता है कि हमें पता है, लेकिन कई बार उससे बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं कि रोल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। पढ़ा सबने है, याद सबको है, लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो समझ नहीं आता कि एक 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाए। जब आप इस तरीके से लिख लेते हैं तो आप चीज़ों को पढ़ते भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रीवियस ईयर पेपर साथ साथ में देख रहे हैं, आपने GS1 के प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे गो थ्रू कर लिया, आप GS1 पढ़ रहे हैं, तो जब कोई चीज़ पढ़ोगे तो एक पर्टिकुलर अप्रोच के साथ पढ़ोगे। आपको पता होगा कि मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मतलब किस चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं इस चीज़ से क्या एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट देख जरूर लीजिए। अब इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि जैसे GS1 में हमारा जो ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपकी आर्ट एंड कल्चर है, ये लोग हम प्रीलिम्स के साथ कवर कर लेते हैं। इनके लिए अलग से कुछ मत पढ़िए, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है। वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके कई बार डाउट आता है कहाँ से पढ़ें। मेरे केस में मेरे दोस्त के पास एक हार्ड कॉपी के नोट्स थे किसी कोचिंग्स के, मैंने उसी जो नोट्स थे उन्हें कंप्रेस करके कुछ ब्रॉडर थीम्स लिख ली, जैसे 4-5 रिवॉल्यूशन है। आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, अगर हो सके तो पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कल को क्वेश्चन आ जाए। अगर 2 भी क्वेश्चन आ गए तो वो हमारा कॉन्फिडेंस लो कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए काफ़ी सोर्स अवेलेबल हैं, कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है या ये बेकार है। उससे आप मतलब टाइम के साथ में कि मैं 2 या 3 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा।
पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आप एक बार ही एक ही रीडिंग लगाइए और उसी रीडिंग में आप आधे आधे पेज के एक चैप्टर के नोट्स बना लेंगे तो समझ आ जाएगा उनकी ब्रॉड हेडिंग्स का। और अगली बार जब आप उन नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि क्रोनोलॉजी है कहीं ना कहीं। कैसे हम 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद हमारे पास मेजर चैलेंज थे कि अभी वायलेंस हो रही है बॉर्डर एरियाज़ में, उसे रोकना है, लोगों को रिहेबिलिटेट कराना है। उसके बाद फिर हमें जो इतनी पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटी, उसे भी कम करना है। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग एरिया में रीजनलिज्म था, उसे भी इंटीग्रेट करना है। एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को होल्ड करके रखना है, इलेक्शन भी कराने हैं और देश को आगे भी लेके जाना है। जो सपना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने देखा था उसे भी पूरा करना है। तो एक क्रोनोलॉजी दी गई है, पहले इमीडिएट चैलेंज क्या थे, कैसे हमने उन्हें टैकल किया, बीच में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन आए, नॉर्थ ईस्ट में इशू हुआ, पंजाब में इशू हुआ, बट सब चीज़ों के होते हुए भी हमने कैसे ओवरकम किया। तो आप जब एक बार पढ़ लेंगे, नोट्स बन जाएंगे, तो आपको दोबारा बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी के लिए हमारे पास बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है 11th की, आप उसे पढ़ सकते हैं, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमारा GS1 पेपर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आप पहली रीडिंग में जब इनके कुछ शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट या कुछ भी आप कंप्रेस करके बना लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप 2 दिन में या 3 दिन में से रिवाइज़ कर लेंगे, जो कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करेगा और आप आंसर भी अच्छे लिख पाएंगे। GS पेपर 2 में हम पॉलिटी पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कवर कर लेता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स बचते हैं जैसे गवर्नेंस और हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, और कुछ इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़, पॉवर्टी, वुमेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो आप लक्ष्मीकांत तो रिवाइज़ करिए, क्योंकि वो हेल्प करता है एक बेसिक बनाने में। काफ़ी क्वेश्चंस में हम आर्टिकल्स का रेफरेंस डालते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि कुछ केसेस दिए हुए हैं उन्हें लिखते हैं, तो आप पॉलिटी रहेगा। गवर्नेंस के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कोई भी सोर्स रेफ़र कर लीजिए, बट ये चीज़ ध्यान में रखिए कि एक टॉपिक को आप एक ही सोर्स से करेंगे, मल्टीपल सोर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये कि जो क्वेश्चन आएगा उसमें उस स्टैटिक टॉपिक या पर्टिकुलर टॉपिक पे 15 मिनट लिखने को नहीं मिलेगा। थीम कुछ करंट इशू से रिलेटेड होगी या ब्रॉडर होगी, लेकिन रेफरेंस किसी स्टैटिक पॉइंट का होगा। गुड गवर्नेंस, लेकिन थीम कुछ ब्रॉडर होगी कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ODB में क्या कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली वो डेफिनेशन उसका बेसिक पता होना चाहिए, आपको उसके लिए 50 वर्ड्स आपके पास होनी चाहिए। बाकी चीज़ें जो हम करंट्स में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम उसे यूज़ करके लिखते हैं, और जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वो हमें कंप्लीट करने में कोशिश करेगा। IR के लिए हम ऑलरेडी प्रीलिम्स में इतना पढ़ चुके होते हैं, करंट अफेयर का इतना सारा हमारे पास कंटेंट होता है, उसके लिए भी आपको अलग से कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। एक काम आप कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कि आप एक बड़ा सा चार्ट लीजिए, उसे 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे पहला हिस्सा इंडिया एंड ग्लोबल पावर्स, इंडिया, सेकेंड हिस्सा इंडिया एंड इट्स नेबर्स, थर्ड हिस्सा कि कुछ प्लेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है या न्यूज़ में है, इंडियन ओशियन है, मिडिल ईस्ट है, अफ़गानिस्तान है। चौथा हिस्सा इंस्टीट्यूशंस या फिर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ समिट्स हैं। आप इन 4 हिस्सों में डिवाइड करके कुछ कंटेंट खुद से ही बना लीजिए, जो भी सोर्स आपके पास है। आपने कोई मंथली मैगजीन पढ़ी है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उसमें से आप क्या है हर चीज़ के बारे में कुछ लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड ग्लोबल पावर, कौन कौन हो सकता है ग्लोबल पावर? इंडिया USA, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, ये आपकी ग्लोबल पावर्स हैं। इंडिया EU भी कर सकते हैं। अब इसमें इनकी डायमेंशन क्या क्या हो सकती हैं? अब जब आप आंसर लिखेंगे तो कुछ डायमेंशंस आपके पास होनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप लिख लें। जैसे इकोनॉमिक, हमारी ट्रेड कितनी है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट इनके साथ हुआ है। हो सकता है किसी मंथली मैगजीन में दिया हो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड जो है वो $110 बिलियन है। आप एक हल्का सा उसी के नीचे एरो बना के फ्लो चार्ट पे कि इंडिया EU इकोनॉमिक के अंदर कि हम इतनी बिलियन की हमारी जो ट्रेड है। अभी हम एक बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के लिए भी बात कर रहे हैं। दूसरा एंगल क्या आता है, आज के टाइम में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी डायमेंशन सिक्योरिटी हो सकती है कि इंडिया EU इस चीज़ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ दोनों एग्री कर रहे हैं, या फिर इंडिया फ्रांस ने या फिर इंडिया US ने हमें फाइटर जेट्स देने का वादा किया है, या फिर हमने उनसे कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदे हैं, हमने उनसे चॉपर्स लिए हैं, चीनूक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं। तो बेसिकली जो कुछ एट प्रेजेंट चल रहा है आप उसका एग्जाम्पल उसमें इस डायमेंशन के अंदर लिखिए। तीसरी डायमेंशन क्या हो सकती है? एनर्जी। हम सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी में हम काफ़ी सारे कंट्रीज से अभी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एनर्जी में क्या हो सकता है? कोई न्यूक्लियर एनर्जी में हमें कोऑपरेट कर रहा है, कुछ पावर प्लांट्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं,
कुछ हमें फ़ंड दे रहा है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, कोई विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए फ़ंड दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया फ्रांस, हम दोनों ने मिलके जो ग्लोबल सोलर अलायंस है उसे इस्टेब्लिश किया है। अभी भी हम दोनों नेगोशिएट करते हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पे एक दूसरे को हेल्प करते हैं या फिर प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा चौथी डायमेंशन क्या हो सकती है? क्लाइमेट चेंज। ये अभी की सबसे मतलब एक हॉट टॉपिक है। इस पे काफ़ी सारे कंट्रीज़ आपस में मतलब नेगोशिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, फ़ंड दे रहे हैं। एक डायमेंशन ये हो सकती है। पांचवी डायमेंशन हो सकती है आपके प्लेटफॉर्म्स। बेसिकली हमने देखा है कि इंडिया यूएस की बात की जाए, हम क्वाड के मेंबर्स हैं। देखा जाए यूएस यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम बाकी ग्लोबल पावर्स से प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। तो दोनों मेंबर होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे रिलेशनशिप को शो करता है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि कोई ब्रॉडर लेवल पे कोई इश्यूज़ हैं, हम वहाँ पे कैसे ग्लोबल पावर्स के साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान अभी काफ़ी एक मतलब हॉट टॉपिक है और हम अक्सर न्यूज़ में पढ़ते भी हैं। तो अफ़गानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में बाईलेटरल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे एंगेज हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली मॉस्को टॉक हुआ, हमने भी वहाँ पे मतलब अपनी स्टेटमेंट दी कि कैसे मतलब ज़रूरी है कि एड दी जाए और अफ़गानिस्तान में एक जो इनस्टेबिलिटी आई हुई है उसे हम किसी तरीके से टैकल कर सकें। अब आपने क्या किया कि ये 5-6 डायमेंशन हर कंट्री के नीचे लिख ली। जैसे इंडिया यूएस की अगर बात की जाए तो हम में कुछ 2-3 डिस्प्यूट है। एक ट्रेड को लेके है, हम ट्रेड सरप्लस हैं। इन पास्ट में जो एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था उसे यूएस ने हटा दिया था, कुछ ट्रेड ड्यूटीज़ बढ़ गई थी। दूसरा डिस्प्यूट क्या है कि हम अफ़गानिस्तान को लेके हम दोनों में अलग अलग ओपिनियन है। यूएस का रैंडम विड्रॉल बिना इंडिया को कंसिडर किए गए, या अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को बाईपास करके डायरेक्ट तालिबान से नेगोशिएशन, हम दोनों कंट्री उन दोनों ही चीज़ों पे अलग अलग साइड में खड़े थे। ऐसे इंडिया चाइना की अगर बात करें तो एक डिस्प्यूट क्या आता है कि बॉर्डर इशू। लास्ट ईयर गालवान क्लैश हुआ, उससे पहले डोकलाम इशू हुआ जो कंसिस्टेंटली एक इशू रहा है। दूसरा सोवरेनिटी, सीपैक हमारे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से से पास होती है। तीसरा इंडियन ओशियन में जिस तरीके की वो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी सबमरीन श्रीलंका में आ रही है, तो एक सोवरेनिटी का काफ़ी बड़ा इशू है। तीसरा ट्रेड का इशू है। ट्रेड में हम अक्सर सुनते हैं कि मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में, कुछ मेल प्रैक्टिसेस भी हैं, तो ये भी एक इशू है। चौथा है कि कहीं ना कहीं चाइना को लेके एक इशू ये भी आता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बाकी चीज़ें हैं जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी लिख लीजिए इस पे। अब हमारी 6 डायमेंशन हो गई, जैसे कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई अगर मतलब हमारा किसी तरह का बायलेटरल या ट्रायलेटरल टॉक्स है, कोई रीजनल इशूज़ चल रहा है, उस पर हम आपस में कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, और लास्ट वाला कि क्या इश्यूज़ हैं बायलेटरल या मल्टीलेटरल लेवल पे। जब आपके पास ये डायमेंशन हो जाएंगी, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए रिसोर्सेज से कुछ डेटा इकट्ठा कर लिया, तो आपके पास एक आंसर लिखने के लिए सफिशिएंट नॉलेज है। आप इसी तरीके से इंडिया एंड इट्स नेबर्स में कर लीजिए। इसी तरीके से आप इंडिया कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस न्यूज़ में हैं, या फिर कुछ समिट्स, जैसे इस बार COP26 ग्लासगो में होने वाली है, उसके बारे में बेसिक लिख लीजिए कि भाई ये ग्लासगो में होने वाली है। लास्ट टाइम हमने पेरिस में कुछ कमिटमेंट्स किए थे, तो हो सकता है कि उससे हम दोबारा रिव्यू करें। एक जो फंड का है $100 बिलियन का जो फंड है, उस पर क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी कोरोना के बाद में कितना ज़रूरी हो गया है कि ग्लोबल कंट्रीज़, इंस्टीट्यूशंस, इस तरह की समिट्स में हम इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आपको ब्रॉडर आइडिया हो गया। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है किसी भी चीज़ से, मे भी हो सकता है कि इंडियन ओशियन में काफ़ी टर्बुलेंस है, या फिर यूएस यहाँ पे एंटर कर रहा है, या फिर इंडिया की स्ट्रेटजी की ऑटोनॉमी को किसी तरह का थ्रेट है। जब आपके पास ये सब चीज़ें होंगी, ये कंटेंट होगा, और आप साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपको वो कंटेंट को कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ इशू GS2 पेपर में आते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। इनके लिए भी अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों हमारे सामने आती हैं, जैसे कि न्यूज़ में कोई रिपोर्ट आई, ऑक्सफैम की आई, कोई पॉवर्टी पे कोई रिपोर्ट आती है, या फिर नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आती है। तो जो आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसी से आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाता है। बेसिक्स जो हैं वो ऑलरेडी हमें पता ही होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, उधर है। हमें बेसिकली उस कंटेंट को आंसर में कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए। उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, आपको पता चल जाएगा कि पॉवर्टी पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या पॉवर्टी इनइक्वालिटी की वजह से, इनइक्वालिटी पॉवर्टी की वजह से है, क्या पॉवर्टी हमारी एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी की वजह से है, या फिर
हमने फोकस सेकेंडरी सेक्टर पे किया कुछ एरियाज़ में उसकी वजह से, या फिर हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो HDI इंडेक्स में लो रैंकिंग है उससे पॉवर्टी है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं आपको समझ आ जाती है इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप फिर उस लिमिटेड कंटेंट से आप कोशिश करते हैं मैं अगर ये आंसर लिखता कैसे लिखता। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग ही आपको मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करती है। इस तरीके से आपका GS पेपर 2 लगभग कंप्लीट हो जाता है। गवर्नेंस के लिए आप कोई भी सोर्स, कोई भी XYZ कोई भी आप पढ़ सकते हैं, बस कोशिश कीजिए कि जो सिलेबस में टर्म्स मेंशन है वो कंप्लीट हो जाए और आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं वो ऐसा हो कि आप उसे दोबारा रिवाइज़ करें तो कम टाइम में कर पाएँ और रिप्रेजेंट भी कर पाएँ। इसके अलावा GS 3 पेपर आता है। GS 3 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। अब इसमें इकोनॉमिक्स हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, साथ ही साथ बजट की समरी, इकोनॉमिक जो हमारा सर्वे आता है उसकी समरी, इन चीज़ों में काफ़ी ब्रॉडर थीम्स रहती हैं। आप उन्हीं चीज़ों को वापस से पढ़िए, आपको एक ब्रॉडर आइडिया लग जाएगा इकोनॉमिक सर्वे से कि क्या क्या चैलेंज थे, क्या क्या अचीवमेंट हमने की और हम क्या कर रहे हैं। बजट से आपको काफ़ी फैक्ट्स मिल जाएंगे, हमारा साइज़ कितना है, हमारी GDP कितनी ग्रो हुई है, हमारा मतलब अभी इन्फ्लेशन कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है। बेसिकली 4-5 चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में। कुछ फैक्ट्स आप किसी A4 साइज शीट पे लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए हमारी ग्रोथ कितनी है, फोरकास्ट कितना किया हुआ है, फिस्कल डेफिसिट कितना था, क्यों ज़रूरी है कि हम इसे कंट्रोल करें, हमारा इन्फ्लेशन कितना है, हमारा फॉरेक्स रिज़र्व कितना है, हमारा कुछ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बैलेंस। अब इससे होगा क्या कि जब कोई क्वेश्चन आएगा आप ये डेटा यूज़ करके आप अपना इंट्रो लिख सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन पे आंसर्स लिख सकते हैं। उससे आपका क्वेश्चंस काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो आप एक इम्प्रेसिव आंसर लिख सकते हैं, काफ़ी सारी डायमेंशंस आपके आंसर्स में आ जाती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन GS 2 में हो चुका है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में सिलेबस में क्लियरली मैंशनड हैं कुछ चीज़ें, जैसे नक्सलिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है, ये सब चीज़ें। आप क्या करिए कि इन चीज़ों के लिए नेट पे सर्च करके कुछ चीज़ें लिख लीजिए। जैसे कि नक्सलिज्म आप सर्च करते हैं, कोई आर्टिकल आता है किसी न्यूज़पेपर में, हम लगभग जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें भी कई बार कुछ चीज़ें आ जाती हैं, या फिर कोई थिंक टैंक का कोई आर्टिकल है, आप बेसिकली डेफिनेशन लिखिए नक्सलिज्म था क्या, उसकी हिस्ट्री आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको पता ही होगी। कुछ डेटा मे बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कुछ डेटा आप जब सर्च करेंगे आपको मिल जाए कि कैसे जो नक्सलिज्म पहले 8 स्टेट में या अभी जो 8 या 10 स्टेट्स में है, पहले कितने स्टेट्स में था, कितने डिस्ट्रिक्ट थे जो अभी अराउंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ही रह गया है, कैसे कैजुअलिटी जो पहले थाउजेंड्स में होती थी अभी वो घट के हंड्रेड्स में उससे भी कम आ गई हैं, कैसे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने मतलब न्यूट्रलाइज़ किया है, हमारी क्या बेस्ट अप्रोचेज़ थी, हमने डेवलपमेंट पे भी फोकस किया, हमने उन पे क्रैकडाउन भी किया, हमने स्पेशलाइज्ड फोर्सेस रेज़ की, चाहे वो ग्रे हाउंड हो, बोल्ट 60 हो या फिर कोबरा बटालियन हो, अलग अलग तरह के हमने इनिशिएटिव लिए और एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ में हमने इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की। तो आप बेसिकली जो भी टर्म्स मेंशन हैं उन्हें आप सर्च कीजिए और उनका कंटेंट आप एक A4 साइज पे एक सीट पे आप कंप्रेस कर लीजिए। डेफिनेशन, अब उसकी शुरुआत कैसे हुई, डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, हमने कैसे टैकल किया, क्या चैलेंज है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आप ऐसे करेंगे आपकी इंटरनल सिक्योरिटी कवर हो जाएगी। एनवायरनमेंट के लिए जो आपने कवर किया हुआ है स्टैटिक प्लस करंट, वो मोर देन एनफ है, बिकॉज जनरली करंट में कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो अभी एक तरह से हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, चाहे वो हीट वेव्स हो, अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो। अभी अक्सर हम न्यूज़पेपर में या जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर हमने देखा कि केरला में लैंडस्लाइड्स हुई, हमने देखा कि फ्लड्स आए असम में हो या फिर हमारे ऊपर हिमालयन स्टेट्स में हो, उत्तराखंड में हो। तो ऐसी चीज़ें हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, मैगज़ीन से पढ़ते हैं, तो बेसिकली वहीं से हमें कंटेंट काफ़ी मिल जाता है। अब जो रेलिवेंट है कंटेंट कि रीज़न क्या थे, क्यों थे, क्या हमने इनिशिएटिव लिए हैं, क्या कोई बेस्ट प्रैक्टिस है, आप इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में उन सिलेबस के जो भी टर्म्स हैं उसी अकॉर्डिंग पढ़िए, ज़्यादा मत भागिए। कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, उन बेसिक चीज़ों से आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लीजिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा GS 3 के बाद आता है आपका GS 4। GS 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और एक काफ़ी कई बार हम इसे डर भी लगता है कि यार GS 4 कैसे करेंगे, एथिक्स में तो मार्क्स नहीं आते। ऐसा नहीं है, GS 4 मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर लगता है और मेरे ख्याल से अगर एक तरह से हमें समझ आ जाए कि पेपर की डिमांड क्या है तो GS 4 सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव पेपर है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर है। GS 4 में देखा जाए तो पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिलेबस में 7 पॉइंट्स मेंशन है। पहले तो आप क्या करिए, सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन जो आप GS 1, 2, 3 में करें 4 में भी वही कीजिए।
आपको जितने टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में आपको वो सारे कंप्लीट करने हैं। जो उसमें टर्म्स मेंशन है, लेक्सिकॉन एक बुक आती है, उससे लगभग आपके 7 में से 3 या 4 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। 1-2 पॉइंट्स बचेंगे, उनके लिए भी कंटेंट काफ़ी सारा अवेलेबल है। कहीं ARC की समरी मिल जाएगी या फिर कुछ नोट्स हैं। लेकिन क्या है कि आप GS4 में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पढ़ने से मार्क्स नहीं आएगा। मार्क्स आएंगे, सिलेबस की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, प्लस आपको ना वो चीज़ें पर्सनलाइज होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन इंटीग्रिटी पे आता है तो इंटीग्रिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, प्लस इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल। इंटीग्रिटी है क्या, आपको पर्सनली ये पता होना चाहिए। आपकी लाइफ में आपने इंटीग्रिटी कहाँ फेस की, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ही नहीं आता व्हाट इज़ इंटीग्रिटी। क्वेश्चन आएगा इंटीग्रिटी एक रोल प्ले करती है एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में, तो आप शुरुआत करें कि इंटीग्रिटी इज़ दिस, क्यों रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट, और आज के टाइम में क्यों ज़रूरत है कि इंटीग्रिटी सिविल सर्वेंट्स में होनी चाहिए, या ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो आप क्या करिए कि सारे सिलेबस की, पूरे सिलेबस की जो भी टर्म्स हैं, जो भी सोर्स करें, एक सोर्स से उसे कंप्लीट कीजिए। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें टर्म्स मेंशन है, चाहे वो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी है, कंपैशन है, एम्पैथी है, सिंपैथी है, इस तरह की कुछ ये 40 या 50 टर्म है। कुछ सिलेबस में मेंशन है, कुछ जब आप टेस्ट पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, आपको ऐसी टर्म्स देखने को मिलेंगी। हो सकता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के मिली, आपको आ जाए कि NV बताइए, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी में डिफरेंस बताइए कि कंपैशन ज़रूरी है नहीं है। इस तरह की जितनी भी टर्म्स आप आती हैं, आप इन टर्म्स की डेफिनेशन प्रिपेयर कर लीजिए। अभी बहुत सारे पास्ट में टॉपर्स हैं, प्रीवियस ईयर टॉपर्स, जिन्होंने अपने नोट्स शेयर किए हुए हैं, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मार्केट में भी है, जिसमें इनकी 3 या 4 लाइन की डेफिनेशन है। आप ये डेफिनेशन ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। उसका रीज़न ये है कि एथिक्स के पेपर में क्या होता है, कई बार कोई टर्म आ गई, अब हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता, हमें समझ तो आती है कि ये है क्या, लेकिन हम उसका डेफिनेशन नहीं लिख पाते, जिससे कि टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। और टाइम कंज्यूम होने की वजह से होता क्या है कि मतलब उस आंसर को ही हम इतना टाइम ले लेते हैं कि एंड में पेपर छूटने की हालत आ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन आपके पास हो, और बाकी चीज़ें आप एटलीस्ट सब चीज़ों का एक सोर्स हो, आप वहाँ से पढ़ लें। इसमें 50% जो पेपर में 120 नंबर की आती है, वो आती है आपकी केस स्टडी। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अच्छी चीज़ ये है कि केस स्टडी के लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केस स्टडी बेसिकली इवैल्यूएटर को, एग्जामिनर को, हमारा मतलब एक सोचने का तरीका क्या है, हम किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं, ये उसके लिए होती है। तो जब आप केस स्टडी करें, तो केस स्टडी करते हुए पहले तो क्या है कि इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत काम आती है, और प्रीवियस ईयर टॉपर्स की आप कॉपी ज़रूर देख लें। आपको समझ आएगा कि मतलब वो सोच कैसे रहे हैं बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल आप गौरव सर की अगर कॉपी देखेंगे, आपको समझ आएगा कि वो बहुत ही मतलब एक तरह से इंक्लूसिव अप्रोच रहती थी। किसी केस स्टडी में पूछा गया कि आप एक DM हो या SP हो और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, तो आप क्या करोगे। तो हम क्या होता है, कई बार आंसर देना शुरू कर देते हैं और हम कुछ स्टेक होल्डर को मिस कर देते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि हम जाके मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे, और उसके बाद में जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें पनिश करेंगे। हम ये मिस कर देते हैं, कल्प्रिट्स को तो पनिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी लोग हैं जिनके मन में एक डर बैठा हुआ है सिचुएशन में, हम उन्हें कैसे एश्योर करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, हम कैसे एश्योर करेंगे कि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो बाकी सारी चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सोशल मीडिया की वजह से फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, हमें उन्हें काउंटर भी करना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों के लिए प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग केस स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। आप ऑल्टरनेट डेज पे 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में आप 3-4 केस स्टडी कर सकते हैं। 1-2 दोस्त बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि अलग अलग लोगों की अप्रोच अलग अलग थी। तो जब आप इस तरीके से करेंगे, आप इंक्लूसिव हो जाएंगे, होलिस्टिक लिखेंगे, बैलेंस्ड आंसर लिखेंगे, तो आपका एक अच्छी केस स्टडी लिख पाएंगे और ओवरऑल आप एथिक्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही एथिक्स में ज़रूरी है एग्जाम्पल्स। आप हर एक टर्म्स की जो भी मैंने बताई, जो भी सिलेबस में मेंशन है, इंटीग्रिटी, होनेस्टी, इन सब का एक एक एग्जाम्पल भी आप ज़रूर लिखवा लीजिए। जैसे एक टॉपिक भी है आपका कि कुछ पर्सनैलिटीज़ की लाइफ से एग्जाम्पल, ये एथिक्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक भी मेंशन है। आप जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि अपनी डिफरेंट फेजेज़ में उन्होंने किस तरह की प्रॉब्लम फेस की, किस तरह की वैल्यूज़ उनकी लाइफ से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप ये भी प्रिपेयर करिए। इससे क्या होगा कि जब आप आंसर करेंगे और एग्जाम्पल मेंशन करेंगे तो एक इम्प्रेशन ये जाएगा कि भाई आपको उस चीज़ की नॉलेज थी, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इस तरीके से हमारे GS 1, 2, 3, 4 पेपर कंप्लीट हो गए। अब आता है फेज़ 2, एग्ज़ाम से जस्ट पहले। एग्ज़ाम आने वाला है 1 हफ्ते बाद।
हमारी तैयारी होगी, सब कुछ पढ़ लिया, तब भी कई बार कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, डर लगता है तैयारी हुई कि नहीं हुई, दे क्या ना दे। अब आप उसके लिए क्या करिए, पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिए। दूसरी चीज़ आप क्या करिए कि सोर्स के पीछे मत भागिए। एंड टाइम में भी अगर कुछ लग रहा है नहीं आता, छोड़ दीजिए। आप एक हफ्ते पहले कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप और पैनिक कर जाएं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, और हो सकता है उस चीज़ पे क्वेश्चन भी ना आए। जो आपने पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़िए। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एग्ज़ाम को आप मिमिक करिए। GS 1 2 3 4 2 दिन में एग्ज़ाम होते हैं, दो होते हैं। मैं क्या करता था कि एक हफ्ते पहले 2 दिन बैठ के उन पेपर को घर पे सॉल्व करता था। जैसे इस बार कोविड था तो मैंने 30 दिसंबर को और 31 दिसंबर 2 दिन लगातार मैंने 30 को सुबह 9 से 12 GS 1 पेपर दिया, 2 से 5 GS 2 लिखा घर पे। ऐसे 31 को किसी ने इवैल्यूएट नहीं किया, लेकिन उसका पर्पज़ ये था, पहला तो उस तरह की एनवायरनमेंट को वापस से रेप्लिकेट करना कि मुझे 2 पेपर एक दिन में लिखने हैं। दूसरा, जब आप टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आराम से कर लूँगा। तीसरी चीज़, जो मैंने पढ़ रखा है उसकी भी प्रैक्टिस होगी कि मैं कैसे से लिख सकता हूँ। तब भी आंसर अच्छा नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि अच्छा मैं इसे इंट्रो को फैक्ट से शुरू कर सकता था, अच्छा मैं सोसाइटी के क्वेश्चन में एग्जाम्पल डाल सकता था। ये चीज़ कर लेंगे तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट अलग रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपका प्रेशर कम रहेगा क्योंकि आप लिख चुके हैं। आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं पेपर तो कंप्लीट कर ही लूँगा। अब आता है फेज़ 3, पेपर वाले दिन या पेपर जब हम मेंस का करते हैं उसमें क्या करें। पहली चीज़ तो ये कि मतलब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स कुछ सिलेक्ट हो गए, मेरा इस बार हुआ है, बाकी लोग ऑलरेडी प्रोसेस में, वो भी हो ही जाएंगे। हम क्या करते थे कि जब सेंटर पे पहुंचते थे तो सेंटर में पेपर मतलब अंदर जाने से पहले हम 1-2 आंसर लिख लेते थे बाहर बैठ के। उसकी 2 वजह थी। पहला, जब हम आंसर लिखते हैं तो हमारा माइंड सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे हम डायरेक्ट अगर एग्जामिनेशन हॉल में हम आंसर लिखते हैं तो उससे होता क्या है कई बार कि हम पहले आंसर में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। हमने मतलब एक 10 नंबर का या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन किया, हमने 20 मिनट ले ली। उसी से क्या होता है, टाइम गड़बड़ा जाता है, पेपर छूटने के चांस बढ़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले थोड़ा सा सोच लें। लिख नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन सोच लें कि अच्छा रोल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स या 1857 रिवोल्ट का क्या रोल रहा हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। एक बार आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा तो आपका रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। रेस्पॉन्स टाइम कम होगा तो आप आंसर कम टाइम में लिख पाएंगे, ज़्यादा डायमेंशन सोच पाएंगे। दूसरी चीज़ ये, आंसर्स में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, आपको वही करना होता है। इंट्रो में क्या करें, इंट्रो में बेसिकली जो चीज़ पूछी गई है, अगर कोई डेफिनेशन रखती है डेफिनेशन लिखिए, कोई कंटेक्स्ट है उसका, सोसाइटी में कोई इशू आया है तो आप लिखिए कि प्रेजेंट में अभी हाल फिलहाल में ये हुआ है, इन द लाइट ऑफ दिस आप आंसर को एड्रेस करिए। कोई फैक्ट यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, करंट की कोई न्यूज़ आप उसमें लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट आई है तो उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे GS 1 में बेसिकली हमारे जो भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी वगैरह में, ज्योग्राफी में डेफिनेशन आ सकती है, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में उसका डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब हुआ। इसी तरीके से सोसाइटी में आप कुछ कंटेक्चुअल डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ये सब हुआ। उसके अलावा आप क्या बचता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में डिफ़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। पेपर 2 में जब GS 2 में आ सकते हैं, कोशिश कीजिए कि आर्टिकल से या किसी केस से आप आंसर शुरू करें। उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, वो चीज़ काम भी करती है। अभी तक टॉपर्स के लिए काम की है, मेरे लिए भी काम की, आपके लिए भी काम करेगी। अगर कोई आर्टिकल आपको उस क्वेश्चन रिलेटेड याद आ रहा है, आप आर्टिकल से शुरू कीजिए। कोई अगर टर्म है, फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन डिफाइन कर दीजिए। कोई अगर केस याद आ रहा है, केस से शुरू कीजिए। जो क्वेश्चंस IR से आते हैं, IR से अगर आप कोई प्रेजेंट में हुआ डेवलपमेंट आप शेयर करते हैं तो वो काफ़ी काम करता है। कोई समिट हुई है कि अभी ये हुआ था, फिर नीचे आप, तो एक अलग इंप्रेशन उस पर बनता है। एथिक्स में डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच शुरू होती है, और आपका GS 3 में आप फैक्ट से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी आप फैक्ट्स दे सकते हैं कि इन इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आप फिर तो होता क्या है कि बेसिकली वैल्यूएटर को समझ आ जाता है कि आपने क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ लिया, आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। सेकंड चीज़ आती है बॉडी। बॉडी में क्या होता है कि जो भी मेन प्रॉब्लम पूछी गई है, जितने भी पार्ट हैं उसके 1 या 2 पार्ट, आप कोशिश करिए कि सारे पार्ट हाईलाइट हो जाएं। जो एक डिटैचेबल पेपर आपको मिलता है उसी में आप हाईलाइट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। इससे क्या होगा, आप सारी डायमेंशन कवर कर पाएंगे। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉडी में 2 पार्ट हैं। उसके बाद क्या होता है कि टू द पॉइंट लिखिए, जो भी आपने उसमें पूछा गया है आप उसके पॉइंट कीजिए। और तीसरी चीज़, कोशिश करिए कि डायमेंशन ब्रॉड हो सके, खासकर पेपर 3 में। पेपर 3 में डायमेंशन बहुत मैटर करती है। पेपर 2 के IR में डायमेंशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप 2 पॉइंट पे अगर 2 पेज भर देंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे।
आप अगर उस पर मल्टीपल पॉइंट्स लिखेंगे तो मार्क्स मिलने का स्कोप रहेगा। और ये चीज़ जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं उसी में लाने की कोशिश कीजिए। आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे, लास्ट है विशाखा मैम की अगर आप कॉपी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने 10 नंबर के क्वेश्चन में भी 7-7, 8-8 पॉइंट लिखे हैं। अगर नहीं आ पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा हो सकें। तीसरी चीज़ आती है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर जो प्रॉब्लम पूछी गई थी उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। या फिर कोई स्टैटिक क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है भक्तिज्म और सूफीज्म पे, आपने लिखा, बॉडी लिखा, कंक्लूज़न में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूज़न आप पॉजिटिव नोट पे एंड करिए कि भक्तिज्म सूफीज्म की जो लीगेसी है, जो एक ब्रदरहुड की वैल्यू है, जो एक हम दूसरों की हेल्प करते हैं, एक कंपैशन है, वो आज भी हमारे कंट्री में है। देखा जाए तो आज भी हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, फेथ, कास्ट, हम दरगाह भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। यही तो लीगेसी है उन मूवमेंट्स की। तो जब इस तरह की चीज़ें हम लिखते हैं और एंड करते हैं कि इसी की वजह से आज हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को चेरिश करते हैं, तो एक अलग इंप्रेशन बनता है, एक पॉजिटिव। बिकॉज जो इवेल्युएट कर रहा है दे आर लुकिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स, फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। वो IAS भी हो सकता है, IPS भी हो सकता है, IFS भी हो सकता है, IRS भी हो सकता है, किसी दूसरी सर्विस का भी हो सकता है। तो होता क्या है कि जब हम पॉजिटिव नोट पे छोड़ते हैं तो समझ में आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। और एक सिविल सर्वेंट्स को हायर ही इसीलिए किया जा रहा है कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सोल्व कर सके, किसी चीज़ में पैनिक ना करे। अब ऐसी जैसे एथिक्स की हम बात करते हैं, एथिक्स में कोई केस स्टडी दी कि आप किसी गाँव में गए हुए हैं, वहाँ पे अचानक से र्यूमर्स फैल गए और पुलिस पे ही अटैक कर दिया। एज एन IPS ऑफिसर आप क्या करेंगे? अब सोचिए, आप कुछ उसमें एक्सट्रीम लिख देते हैं कि मैं तो मतलब गोली चला दूंगा, या फिर कुछ इस तरह का रिफ्लेक्ट हो जाए कि आप उस पोजीशन में मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एग्जामिनर पे या इवेल्युएटर जो है उस पर एक मैसेज जाएगा कि ये बंदा स्ट्रेस में पैनिक कर जाता है, या इसकी जो अप्रोच है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मार्क्स पे वो इम्पैक्ट करेगा। अब आप इमेजिन करते हैं कि अगर मैं एक IPS ऑफिसर सिचुएशन में क्या करूँगा? मैं पहले तो लोगों को शांत करने की कोशिश करूँगा, बात करूँगा, हो सकता है कोई र्यूमर्स हो उसे काउंटर करूँगा। उनमें से हो सकता है 2-3 लोग कुछ र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हों या उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो, मैं उन्हें आइडेंटिफाई करके अलग ले जाकर उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। तीसरा, एक मैसेज भी दूंगा अपना एक फर्म एक पोजीशन के साथ में कि इन केस अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करते हैं तो एक्शन लूँगा। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा फोर्स को भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। और इसके अलावा उसके बाद में भी, क्योंकि हो सकता है कि आपके जाने के बाद फिर से चीज़ें बिगड़ जाएँ, लोगों से लगातार इंटरेक्शन करना और जितने भी प्रोएक्टिव मेजर हैं, तो एक जब जो पढ़ेगा इवेल्युएटर उस पर एक मैसेज जाएगा कि यार मतलब आप काफ़ी होलिस्टिकली सोच रहे हो, कल को अगर आपको रोल मिलता है तो आप ये चीज़ें और अच्छे से कर पाएंगे। ऑब्वियसली सबको ट्रेनिंग के बाद सब सीख जाते हैं, लेकिन क्योंकि इवेल्युएटर में मतलब जब मेंस में तो हमें बताना है ना कि हम एक सिविल सर्वेंट बनने के लायक हैं, तो कोशिश करिए कि सब चीज़ें आ जाएँ। दूसरा है कि यार एग्जाम्पल बड़े मैटर करते हैं, चाहे वो 1, 2, 3, 4 कोई भी पेपर हो, एग्जाम्पल बहुत मैटर करते हैं। 3 में डायमेंशंस बॉडी में दीजिए और एग्जाम्पल डालिए, कोई रिपोर्ट से वो दीजिए, डेटा बहुत काम करता है। 4 में एग्जाम्पल, पर्सनलाइज एग्जाम्पल मिल जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। केस स्टडी में भी इवन कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो बहुत काम करता है। और इन सब के अलावा जब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो कुछ क्या है कि जितनी ज़्यादा हमारी आंसर्स इंटरेक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा मतलब कि पढ़ने में इवेल्युएटर को ईजी रहेगा, वो कहीं ना कहीं हमें रिवार्ड भी करते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा मतलब इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आप हेडिंग्स ज़रूर डालिए। जब बॉडी पे आते हैं, बॉडी में कुछ पूछा गया है तो उसे बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं ताकि वो अलग से दिखाई दे कि ये बॉडी की हेडिंग है और आप समझ गए कि क्वेश्चन में क्या है। दूसरा है कि उसे पढ़ने में ईजी रहेगा कि यहाँ से बॉडी शुरू है, तो आप बॉक्स में बॉडी लिख लीजिए, कुछ वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ डायग्राम्स अगर बना सकते हैं, खास करके GS 1 में डायग्राम्स बन सकते हैं, GS 2 के IR में डायग्राम्स बन सकते हैं, GS 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में डायग्राम बन सकते हैं। अगर रेड कॉरिडोर के बारे में क्वेश्चन आता है, नॉर्थ ईस्ट का कुछ इशू आता है, तो आप एक हल्का सा डायग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा GS 4 में एग्जाम्पल बहुत मैटर करते हैं, आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए। ये आपकी ओवरऑल अप्रोच हो गई। तो यही मैं कहना चाहूँगा, बेसिकली अगर इसे समराइज़ किया जाए, सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन करिए, मिनिमम सोर्स रखिए, मैक्सिमम रिवीजन करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और चीज़ों को अगर हो सके तो करंट अफेयर से रिलेट ज़रूर करिए, या करंट इश्यूज से, या फिर कैसे मतलब वो चीज़ें एक तरह से स्टैंड आउट हो रही हैं आज के भी टाइम में। इससे काफ़ी आपका इंटरेक्टिव हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आने वाले मेंस के लिए और फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी, और DKT को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप DKT के थ्रू मैं आज आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ और आपसे ये शेयर कर पा रहा हूँ। थैंक यू।